हेलो हाय नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अन अकेडमी की सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल चैनल और इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको मैं वेलकम करता हूँ। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीरीज जिसका नाम है तमिलनाडु बोर्ड की सीरीज। यस एग्जैक्टली दोस्तों, हमने तमिलनाडु बोर्ड की सीरीज को शुरू किया था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने बहुत ही उम्दा प्रतिसाद इसका दिया है। आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं इसके ऊपर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दूं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है विषय को लेके उसके अंदर और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जो इनपुट देना चाहिए वो मैं दे पाऊँ। दोस्तों इस सीरीज के शुरुआती लेक्चर्स के अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे इतिहास के अंदर बदलाव आए हैं और ये बदलाव के थ्रू वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी अर्ली मिडिवल इंडिया। और हमने अर्ली मिडिवल इंडिया को खत्म कर दिया था एक्चुअल में, अगर आपको याद होगा तो हमने मूलतः से अर्ली मिडिवल से लेके पिछले सेशंस के अंदर जो शुरुआत की थी, ये अर्ली मिडिवल से हम लोग ट्रांजिशन में चले गए थे और हम लोग मूलतः से चले गए थे दिल्ली सुल्तानत की तरफ, जहां हम लोग आज के क्लास के अंदर बात करेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में और कैसे इनकी शुरुआत हुई। पर खैर थोड़ा बैकग्राउंड समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था कि द पीरियड बिटवीन 750 टू 1000 दैट इज द पीरियड ऑफ द अर्ली मिडिवल इंडिया। 1000 से लेकर 1200 तक का जो पीरियड है दैट इज नोन एज द राजपूत पीरियड। और इस पीरियड में भारत में विदेशी आक्रमण हुए। ये आक्रमणों के अंदर सबसे पहले मैंने आपको अरब इन्वेजन के बारे में बताया था। 712 के अंदर अरब इन्वेजन होता है, प्रीवियस क्लासेस की लिंक है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे गजनी का आक्रमण हुआ और उसने 17 बार भारत के ऊपर कैसे आक्रमण किया और भारतीय इतिहास ने कैसे पलट बदली। ये 1000 से लेकर 1200 तक का जो पीरियड था, इस पीरियड को हम लोग इंडियन हिस्ट्री के अंदर कहते हैं राजपूत पीरियड। एंड विद इन दिस राजपूत पीरियड वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि कैसे राजपूताना डायनेस्टीज का इमर्जेंस हुआ। ये राजपूताना डायनेस्टीज में जो डायनेस्टीज निकल के आएगी उसमें गुर्जर प्रतिहारों का डिक्लाइन हुआ, चौहान डायनेस्टी निकल के आई, तोमर डायनेस्टी निकल के आई। over a period of time we will come to know about the dynasty called as the Parmar, the Chandela and we can say the Gadwal। इस सब के अंदर से हमने ये भी समझने की कोशिश की कि चौहान डायनेस्टी सबसे प्रोमिनेंट थी जिसने घुरी के सामने लड़ाई की सर। ओके, और मोहम्मद घोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलता है कि मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे और पृथ्वीराज चौहान की जब हार होती है तो उसके बाद वी विल सी कि घोरी का अपना वंश शुरू हुआ। और घोरी के ही गुलाम थे, घोरी के ही जो गुलाम थे, जो स्लेव्स के रूप में थे, इनके द्वारा ही दिल्ली सल्तनत के अंदर एंड 1206 ऑनवर्ड से वी विल सी कि भारतीय इतिहास के अंदर एक कलवट बदली जिसे हम लोग कहते हैं स्लेव डायनेस्टी के रूप में ओरिजिन हुआ। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन है, ये सेशन के अंदर हम लोग बातें करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्लेव डायनेस्टी, घोरी के बाद क्या हुआ। क्योंकि पिछले क्लास के अंदर हमने आपको फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन के बारे में बता दिया था, हमने आपको बताने की कोशिश की थी द सेकंड बैटल ऑफ तरेन एज वेल, कि पृथ्वीराज चौहान और घोरी के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई थी और कैसे लड़ाइयां हुई। हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि राजपूत पीरियड के अंतर्गत ये जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज राजपूताना स्टेट्स की हुआ करती थी, इनके अंदर क्या क्या वीकनेसेस रही है। और सबसे बड़ा वीकनेसेस के अंतर्गत हमने पॉइंट पढ़ाया था वो था यूनिटी का अभाव। मतलब इनके बीच में जो प्रकार की यूनिटी होनी चाहिए वो ये नहीं हुई और यूनिटी के लैक के कारण फाइनली वी विल सी लॉन्ग टर्म के अंदर ये राजपूताना स्टेट्स का डिक्लाइन हो जाएगा। तो इतनी बात आप सबको याद होगी, इनफैक्ट हमने पढ़ी भी थी पिछले क्लासेस के अंदर। आज वहां से ही कंटिन्यू करेंगे और घोरी के बाद क्या होगा, तरेन के बाद क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और कैसे भारत में दिल्ली के सुल्तान की शुरुआत हुई। हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे यहां से ही प्रॉपर मिडिवल इंडिया की शुरुआत हुई और इस दौर के अंदर हमको किन किन लोगों ने इनके बारे में बताया। क्योंकि हिस्ट्री का बेसिकली ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें ये भी समझने की आवश्यकता है वो है कि व्हाट आर द सोर्सेस रिलेटेड टू इट। सोर्सेस का मतलब ये है कि इसके साथ कौन से सोर्सेस जुड़े हुए हैं। ये सोर्सेस में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे खास करके लिटरेरी सोर्सेस हमको इनको जानकारी देते हैं और खास करके जो पर्शियन हिस्टोग्राफी है, ये पर्शियन हिस्टोग्राफी के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हिस्टोग्राफी इसके लिए क्योंकि मिडिवल इंडिया के अंदर बहुत सारे फारसी लिटरेचर की किताबें लिखी जाएगी। इनफैक्ट यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा के अंदर 2 साल पहले एक सवाल भी पूछा था कि पर्शियन हिस्टोग्राफी का इंपॉर्टेंस बता दीजिए, गिव अस द सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्शियन हिस्टोग्राफी। क्या मध्यकालीन युग के अंदर पर्शियन हिस्टोग्राफी वहां की युग बोध को दर्शाती है कि नहीं दर्शाती है। इन सब मुद्दों के ऊपर भी आपको सवाल आया हुआ है। तो विल ट्राई टू सी दिस पार्ट, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। पर समझने से पहले सबसे पहले हम लोग हमारी जो है वो फाइल लोड कर देते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट अप विथ रिस्पेक्ट टू दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया और समझेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट इनके अंदर से हुए सर। ओके,
तो हमने इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ी थी पिछले क्लासेस के अंदर, और हम ये पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि क्या क्या प्रकार के डेवलपमेंट हुए। खैर, आगे चलने से पहले मैं आपको फिर से इनवाइट करना चाहता हूं ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग एप्लीकेशन है, और अभी अनअकैडमी के ऊपर अगर आप ये कोड यूज कर रहे हो तो 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। यस माय फ्रेंड्स, 50% डिस्काउंट इज अवेलेबल। ये शायद तक नेक्स्ट टाइम आपको ये स्कीम मिले कि ना मिले, ये ऑफर का लाभ अगर आप लेना चाहते हो तो ये कोड को जरूर से यूज करेगा, जिसका नाम है PN लाइव। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन लेने के बाद आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। इनके क्लासेस को आप अटेंड कर पाओगे। आपको कोई भी क्वेरी होगी, डाउट्स होगी, आप वहां पे लाइव क्लास में ही पूछ सकते हो। आपको नोट्स मिल जाएगी, आपको मेंटरिंग मिलेगा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। साथों साथ आपको आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली अवेलेबल कराया जा रहा है। जीएस और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो पैकेज आपको मिलेगा। मैं जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, वैसे अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर और भी एजुकेटर्स हैं जो दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ भी डील करते हैं। तो जरूर से जुड़िए। 25 अगस्त से हमारी आरंभ बैच शुरू हो रही है। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स इसका पार्ट है। आप इसके अंदर से जरूर से अपना जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर सकते हो। मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स इसी के अंदर से आ रहा है। अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी हिंदी मीडियम की बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। बाकी कुछ नहीं तो आप टेस्ट सीरीज का प्लान कर सकते हो। हमारी टेस्ट सीरीज मेंस और प्रीलिम्स दोनों के अंदर अवेलेबल है। यू कैन टेक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन विथ रिस्पेक्ट टू टेस्ट सीरीज, या आप अलग अलग भी ले सकते हैं। कुछ नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी कॉम्बैट एग्जाम दीजिए। कॉम्बैट आपको लाइव रैंकिंग देगी, लाइव टेस्ट होता है ये, और ये हर संडे होता है, ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट संडे होता है। अभी 27 अगस्त को वी हैव गॉट अ कॉम्बैट जो आपको कवर करना है 60 क्वेश्चंस इन 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। और इसमें आपके साथ हजारों स्टूडेंट और भी होंगे। इसमें अगर आपने अच्छा रैंक लेके आए तो यू विल गेट मैकबुक और आईपैड और एनी अदर गिफ्ट एज वेल। तो आपको बहुत लाभ होगा इससे, तो जरूर से लाभ उठाइए। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8585858585 एंड यूज दिस कोड PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल। खैर, चलते हैं आगे। और हमने पिछले क्लास के अंदर बढ़ने की कोशिश की थी कि कैसे राजपूताना किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ, एंड फाइनली वी विल सी कि कैसे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें अल्टीमेटली कैसे पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो इन द प्रीवियस सेशंस अगर आपको याद होगा तो I had discussed the reasons behind the decline of the Rajput dynasties and the downfall and why they lost against Prithviraj Chauhan. I would say they lost against the Ghori and Ghazni as well. Okay, कि भारतीय जो स्थानिक शासक है वो विदेशी आक्रांताओं के सामने क्यों पराजित हुए, उसके पीछे के बहुत सारे स्ट्रक्चरल रीजंस थे। आज हम लोग उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू ऐसे करेंगे जहां मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि तरेन के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर बैटल ऑफ तरेन। तो अगर आपको पिछला क्लासेस याद है और आपने एक दिन पहले का क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि तरेन के बाद जो पूरी कहानी है वो बदल जाती है, और बदलती ऐसे है कि जहां दिल्ली के सुल्तान भारत की गद्दी के ऊपर बैठेंगे और एक डायनेस्टी आएगी जिसे हम लोग कहते हैं गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। अब सवाल ये आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, जो घोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत रेलेवेंस रखता है सर। ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और तरेन के बाद क्या हुआ था उसको रिकॉल करिए सर, है ना। रिकॉल व्हाट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ तरेन सर। ओके, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जब तरेन की दो लड़ाइयां हुई, कब होती है, तो पहली लड़ाई होती है 1191 के अंदर सर। ठीक है, और दूसरी लड़ाई होती है 1192 के अंदर सर। ओके, सो व्हेन द बैटल ऑफ तरेन हैड टेकन प्लेस एंड इन बिटवीन दिस बैटल व्हेन घोरी हैड वॉन ओवर पृथ्वीराज चौहान, वी विल सी द चौहान डायनेस्टी केम टू एन एंड। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें भी अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं। पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ था आफ्टर द बैटल ऑफ तरेन, उसको लेके दो प्रकार की स्टोरीज चलती हैं। एक स्टोरी ये कहती है कि पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था और उनको घोरी ने खत्म कर दिया था सर। दूसरी कहानी ये कहती है कि पृथ्वीराज चौहान वॉज अलाउड टू रूल अंडर घोरी। घोरी के अंडर में चौहान को वापिस अजमेर में भेज दिया गया और कहा गया कि आप अजमेर के शासक के रूप में काम कर सकते हो। इनफैक्ट इसके पीछे का तथ्य ये कहा गया कि देयर आर कॉइन्स अवेलेबल। कॉइन्स अवेलेबल का मतलब है कि चौहान डायनेस्टी के अजमेर के अंदर के कुछ कुछ सिक्के मिले हैं हमको इतिहास के अंदर। इन सिक्कों के अंदर से जब कॉइन्स की स्टडी की गई तो पॉलिटिकल लिंकेजेस निकल के आई, और लिंकेजेस ये कह रही थी कि भाई ये जो घोरी के बाद जो पृथ्वीराज चौहान की डायनेस्टी थी उनको बेसिकली अलाउ किया गया था एज अ वसाल ऑफ घोरी। घोरी के अंडर में ही उनको कहा गया था कि आप शासन कर सकते हो, एंड ये कॉइन्स के अंदर घोरी का नाम लिखा गया है सर। ओके,
तो श्री मुइजुद्दीन बिन मोहम्मद बिन सम घोरी इस तरह का शब्द आपको मिलता है, श्री घोरी या श्री मुइजुद्दीन मोहम्मद। तो बेसिकली ये जो श्री शब्द है ये तो संस्कृत का शब्द है, राइट? तो ये इंडियन कॉइन्स के ऊपर कैसे निकल के आया और घोरी का नाम? तो हिस्टोरियंस ने ये अज्यूम किया है या इसको बेसिकली एनालिटिकल या लॉजिकल एनालिसिस के रूप में यहाँ से लेके आए कि ये जो कॉइन्स है ये घोरी के साथ जुड़े हुए हैं, ये चौहान डायनेस्टी ने लिंक अप किए थे सर, ओके। दूसरी कहानी ऐसा कहते हैं कि आफ्टर द बैटल ऑफ तरेन, जब तरेन की लड़ाई खत्म हुई तो पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना दिया घोरी के द्वारा। और घोरी के द्वारा जब पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना दिया गया तो पृथ्वीराज चौहान की जब संघर्ष हुई घोरी के साथ तो घोरी बड़ा उनसे खफा हो गया था। तो घोरी ने उनको ब्लाइंड बना दिया था, उनकी आंखें निकाल दी गई थी। और ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अलाइव रखा गया था, जिंदा रखा गया था आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ तरेन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वन फाइन डे घोरी ने एक स्पोर्ट्स या एक गेम्स ऑर्गेनाइज की थी दिल्ली और ऊपर नॉर्थ इंडिया के अंदर। और उस गेम्स के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने पार्टिसिपेट किया था अलोंग विथ हिज कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर कॉल्ड चांद बरडाई। अब कहानी में ये है, ये बेसिकली पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो चांद बरडाई के द्वारा लिखा गया है। चांद बरडाई मूलतः से पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज चौहान के मिनिस्टर हुआ करते थे। और चांद बरडाई ने ये लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी हार का बदला लेने की कोशिश की विथ रिस्पेक्ट टू मोहम्मद गोरी। और घोरी को ये दरखास्त दी जाती है बाय चांद बरडाई एंड चौहान कि पृथ्वीराज भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे और पृथ्वीराज ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे कि वो तीरंदाजी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ही विल फाइट इन आर्करी कंपटीशन। अब आप देखिए पृथ्वीराज चौहान ब्लाइंड थे, तो घोरी को लगा कि ये व्यक्ति ब्लाइंड है, ब्लाइंड होने के बाद ये कहाँ तीरंदाजी कर पाएंगे सर, ओके। पर पृथ्वीराज चौहान के मन में कुछ और चीज थी। उन्होंने चांद बरडई को कहा था, जो उनके साथी हुआ करते थे, कि तुम मुझे मैदान में लेके जाना, यू टेक मी टू द ग्राउंड जहां पे ये आर्चरी की मुझे टारगेट करना है, और जिस दिशा में टारगेट होगा उसकी अलग दिशा में मैं तीर लगाऊंगा। अब ऐसा क्यों था सर, ओके। तो चौहान का प्लान ये था कि जिस दिशा में घोरी बैठा हुआ है, घोरी मतलब जैसे यहाँ पे आपको मारना है और घोरी यहाँ कहीं पे बैठा हुआ है, तो पृथ्वीराज चौहान अल्टीमेटली ब्लाइंडेड थे तो उनको तो टारगेट पता नहीं था। तो चांद बड़े उनको हेल्प करेंगे, चांद बड़े विल बी हेल्पिंग पृथ्वीराज चौहान इन अटैकिंग एंड किलिंग ओवर घोरी, और चांद बड़े उनको डायरेक्शन बताएंगे। अब खुले में तो डायरेक्शन बता नहीं सकते क्योंकि पकड़े जाएंगे। तो चांद बड़ई को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कि घोरी जिस दिशा में बैठा है उसका छंद बता देना मुझे, काइंड ऑफ पोएट्री के रूप में मुझे बताना। और इसी दृष्टिकोण से ऐसा कहा गया, पृथ्वीराज रासो में लिखा गया कि पृथ्वीराज चौहान और चांद बरडई वहां बैठे, मैदान के अंदर पहुंचे। मैदान के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि सामने टारगेट है, उनका टारगेट मतलब जहां पे उनको तीर चलाना है, और उससे थोड़े 4 कदम या थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक और दिशा के अंदर मोहम्मद घोरी बैठा हुआ है, जो सुल्तान के रूप में था, जो भारत का सुल्तान बनने की कोशिश कर रहा था उस दौर में। और उसी दृष्टिकोण से चांद बरडई ने पृथ्वीराज चौहान को एक डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन था दुश्मनों के लिए या लोगों के लिए ऐसा था कि द तीर वाज सपोज टू गो स्ट्रेट, उनका जो एरो है वो स्ट्रेट जाना चाहिए था। पर पृथ्वीराज चौहान ने चांद बरडई को कहा था कि तुम मुझे ऐसा डायरेक्शन दोगे जो गोरी की तरफ जाना चाहिए, तो मैं उस तरह से मेरा टारगेट ले लूंगा। तो चांद बरडई ने एक छंद कहा था, 4 बाज 24 गज। क्या कहा था? कि 4 बाज 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण। क्या कहा था? 4 बाज 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण। मतलब इतना डिस्टेंस है, इतना 24 गज का डिस्टेंस है, 4 बास का पूरा डायरेक्शन है, 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण। हाँ, अंगुली का प्रमाण आप ऐसा लीजिए जहां इतने डिस्टेंस के ऊपर आपको टारगेट करना है। फिर आगे की लाइन चांद बरडई पृथ्वीराज चौहान को लिखते हैं कि ये थे पे सुल्तान है मत चूको चौहान, ये थे पे सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब इनडायरेक्टली चांद बरडई ने पृथ्वीराज चौहान को एक हिंट दी कि आपको सीधा नहीं मारना है, आपको जो तीर चलाना है वो इस डायरेक्शन में चलाना है। तो एंड मोमेंट के ऊपर पृथ्वीराज चौहान ने अपने हिसाब से, क्योंकि वो वाज एन एक्सपर्ट आर्चर, इट इज सेड, उनको तीरंदाजी के अंदर बहुत अनुभव था, और आंखें बंद होने के बावजूद भी ही कुड टेक आउट द डायरेक्शन, ही कुड सी द विंड, ही कुड एक्चुअली फोरकास्ट एंड विजुअलाइज कि ये कहां पे बैठा होगा, और हुआ भी ऐसा। और 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ये थे पे सुल्तान है मत चूको चौहान, ये थे पे सुल्तान है मत चूको चौहान। और कहानी ऐसी हुई कि पृथ्वीराज चौहान ने वी विल सी की तीर चलाया, और तीर जाने की जगह जहां पे जाना चाहिए था उसकी जगह कहीं और लगा। मोहम्मद गोरी जो उस टाइम पे स्टेज के ऊपर बैठा बैठा सब ऑब्जर्व कर रहा था, सीधा पट्ट से हेडशॉट आया
और घोरी वहां पे ही ढल गया। ऐसा कहते हैं कि चंद बरडई ने इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को कटार मार दी और खुद को भी कटार मार दिया, क्योंकि उनको पता था कि घोरी के सैनिक उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनका ये मानना था कि हम घोरी के हाथों क्यों मरे, मरे तो हम अपने दम के ऊपर मरेंगे, हम जिएंगे भी अपने दम के ऊपर। ये पूरी की पूरी जो कहानी है तरेन की बात की, ये कविता में लिखी गई है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो सर, है ना। ये खुद चांद बरडे ने लिखी थी, याद रखना सर, ठीक है। ये किताब जो है, ये कविता जो है, ये चांद बरडे के द्वारा खुद लिखी गई थी। इसके अंदर ये कहानी आपको मेंशन की गई है सर। खैर, तो व्हाट हैपेंड आफ्टर तरेन सर, है ना। व्हाट हैपेंड आफ्टर तरेन, उसको लेके अलग अलग प्रकार की बातें हैं इतिहास के अंदर। इसके अंदर बहुत प्रकार की आपको डिस्कशंस मिल जाएंगी। खैर, मैं सबके ऊपर तो नहीं जाऊंगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि घोरी क्या करता है और यहाँ से दिल्ली सुल्तान की कैसे शुरुआत हुई। एक साइड के ऊपर घोरी ने चौहानों को अलाउ किया, दूसरी साइड के ऊपर घोरी गया कन्नौज, और उसने 1194 के अंदर कन्नौज में जो जयचंद का डायनेस्टी था, जो गढ़वाल थे, उनको खत्म कर दिए। ये घोरी ही था जिसके दो सेनापति भारत के ऊपर रूल करते हैं। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो नॉर्थ इंडिया के ऊपर शासन करने की शुरुआत करेगा, और दूसरा था बख्तियार खिलजी, जिसने ईस्टर्न इंडिया को खत्म कर दिया, खास करके बिहार और बंगाल को, और भारत की नालंदा जैसी विश्वविद्यालय को। कहानी ये चलती है कि 1194 से लेके करीबन 1200 तक या 1206 तक घोरी कंटिन्यूअसली भारत की तरफ आता रहा, और इन दोनों सेनापतियों जो उसके गुलाम के रूप में काम किया करते थे, इन दोनों की मदद से भारत के ऊपर संचालन करता रहा। 1206 तक आते आते घोरी का जब आगमन भारत में होता था, तो कंटिन्यूअसली घोरी को विरोध झेलना पड़ा। ही वॉज कंटिन्यूअसली फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल डायनेस्टीज, and in between 1206 it is said कि there arose a rebellion in northwest part of the country, और उसके बाद रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। घोरी की मृत्यु हुई, उसके बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे अब घोरी के अंडर में रहने की आवश्यकता नहीं है। जब तक घोरी जिंदा था तब तक मैंने उसके गुलाम के रूप में काम किया, अब मेरे हिसाब से मेरी डायनेस्टी चलेगी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं गुलाम वंश। ये लाहौर से शुरू करता है, लाहौर से लेके दिल्ली वाले विस्तार के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करेगा। इस तरह से हमें ये जानकारी मिली कि जो घटना बनती है, ये घटना के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि ये जो घोरी है, ये घोरी की जो डायनेस्टी है या घोरी के जो गुलाम है, वो एक नए डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो घोरी पुट पृथ्वीराज चौहान to his throne in Ajmer, but on the charges of treason he was later executed, and Ghori's trusted general Qutbuddin Aibak was appointed as his deputy in India. Soon Ghori was back in India to fight against Kannauj ruler Jaichand in 1194. Over a period of time, we will see कि Ghori, while trying to go back on the Indus, he was killed by some unidentified assassins. और 1206 तक आते आते घोरी के ही जो गुलाम थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे, और उनके इंडिपेंडेंस होने के बाद वी विल कम टू नो दिल्ली के सुल्तान्स के रूप में एक नई डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आएगी, जिसे हम लोग कहते हैं स्लेव डायनेस्टी सर, है ना, समझे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ द स्लेव डायनेस्टी केम टू पावर। आपको ये पता होना चाहिए कि उनको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गुलाम हुआ करते थे। किसके गुलाम हुआ करते थे? मोहम्मद घोरी के गुलाम हुआ करते थे। घोरी के बाद जितने भी जो शासक आपको दिल्ली की गद्दी के ऊपर दिखेंगे, वो अपने आप को गुलाम वंश के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। दिल्ली के ऊपर सबसे पहली डायनेस्टी जो सत्ता के ऊपर आई, वो अपने आप को गुलाम वंश के रूप में आइडेंटिफाई करी, क्योंकि ये गुलाम के रूप में थी। ये गुलामी बेसिकली पहले जैसे गुलामी नहीं थी कि डोमेस्टिक वर्कर के रूप में आपको काम करवाया जाए, खेतों में काम करवाया जाए, या वी विल सी की, है ना, खदानों में काम करवाया जाए, या घर के अंदर साफ सफाई का काम करवाया जाए। गुलाम वंश का मतलब ये था कि आप राजा के गुलाम के रूप में हो, पर आप राजा के बड़े खास हो। ये गुलाम बहुत ही ट्रस्टेड हुआ करते थे राजा के। इनका उपयोग राजा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, ब्यूरोक्रेसी से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह के ऊपर करेगा। और ये इतने ट्रस्टेड थे, जैसे घोरी की बात करेंगे तो घोरी का कोई संतान नहीं था, और घोरी के संतान ना होने के कारण ही आइबक को सत्ता मिल जाती है दिल्ली वाले विस्तार में, क्योंकि ऑब्वियस था कि नॉर्थ इंडिया के अंदर वो एकमात्र गुलाम था। एक्चुअली घोरी के 4 गुलाम थे सर, है ना, जो उस टाइम पे भारत के अलग-अलग विस्तारों में शासन कर रहे थे। एक था यल्डूस।
यल्डूस अगर आप देखोगे तो वो अफगानिस्तान में ही बैठ गया था, गद्दी के ऊपर विराजमान हो चुका था। यल्डूस के साथ साथ अगर आप समझोगे तो मुल्तान वाला विस्तार जो घोरी ने 1180s के दौरान जीता था, वहां पे आपको कुब्चा करके उसका एक गुलाम मिलेगा, कुब्चा। ये कुब्चा की भी कहानी ऐसी है कि कुब्चा भी खत्म हो गया है, या कुब्चा भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तीसरा वो लाहौर मुल्तान वाले विस्तार में था। तीसरा आपका आइबक था, कुतुबुद्दीन आइबक। कुतुबुद्दीन आइबक जो था वो हमें देखने को मिल रहा था कि दिल्ली से लेके लाहौर वाले विस्तार में शासन करता है। और उसका एक और गुलाम बख्तियार खिलजी, मैंने आपको बताया, जिसने नालंदा से लेके विक्रमशिला और पूरे ईस्टर्न इंडिया के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, बंगाल में सेना डायनेस्टी को खत्म करके। वहां से हमें ये जानकारी मिली कि उसने अपनी एक ईस्टर्न पार्ट के अंदर अपनी डायनेस्टी की शुरुआत की। सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो हमें ये दिल्ली सल्तनत के बारे में कहानी पता होनी चाहिए। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल 5 डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेगी। सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत इज अ एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ 5 डायनेस्टीज, ओके ना, समझे। इसमें 5 डायनेस्टीज है जो अलग अलग पीरियड में, अलग अलग कार्यकाल में अपना शासन चलाएगी। सबसे पहली डायनेस्टी आती है, उसे हम लोग कहते हैं इतिहास में स्लेव डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग आज के क्लास में और अगले 2-3 क्लासेस तक पढ़ेंगे। सर, ओके। ये डायनेस्टी करीबन 1206 से लेके आप पकड़ के चलोगे तो 1290 तक शासन करेगी। सर, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इनको टॉपल करके, इनको खत्म करके द खिलजीज विल कम टू पावर। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना ही होगा आपने। सर, ओके। तो अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश डायनेस्टी पावर के ऊपर आएगी। ये डायनेस्टी वी विल सी कि 1290 से लेके 1320 तक पावर के ऊपर रहेगी। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, वैसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। सर, ओके। ये खिलजीज को टॉपल करके फिर आएंगे तुगलक। सर, ओके। एंड द तुगलक डायनेस्टी विल कम टू पावर। सर, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। ये तुगलक डायनेस्टी करीबन 1320 से लेके 1414 तक शासन करती है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज इन दिल्ली सुल्तान जो थी, वो तुगलक मिलती है। ये तुगलकों के समय पे भारत में विदेशी आक्रमण हुए। इनफैक्ट इस दौर के अंदर भी भारत में विदेशी आक्रमण चालू रहे। जैसे स्लेव डायनेस्टी और खिलजीज के समय पे हमें मंगोलों का आक्रमण बहुत देखने को मिलता है। ये मंगोलों में सबसे पहले चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा, वो भारत की तरफ आक्रमण करने की कोशिश करेगा। ग्रेजुअली जब तुगलक डायनेस्टी थे, इस पीरियड के अंदर हमें देखने को मिला कि तैमूर का आक्रमण हुआ, और तैमूर करीबन 1398 में भारत में आक्रमण करेगा और दिल्ली की गद्दी को पलटाने की कोशिश करता है। तब तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी। तैमूर के आक्रमण के बाद वी विल सी कि तुगलक डायनेस्टी कमजोर हो गई, एंड ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि तुगलक डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद तैमूर अपने एक सेनापतियों को छोड़ के गया था, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उनका शासन चलता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं सैयद वंश। ये 1414 से लेके 1451 तक शासन के ऊपर रहेंगे। कौन से पीरियड में रहेंगे? 1414 से लेके 1451 तक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल सी द फाइनल डायनेस्टी दैट विल कम टू पावर दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं लोधी डायनेस्टी। ये 1451 से लेके 1526 तक पावर में रहती है। ये लोधी डायनेस्टी को टॉपल किया जाता है बाय बाबर, जो अल्टीमेटली मुगलों का वंश स्थापना करेगा 1526 के अंदर, जब उसने इब्राहिम लोधी को हराया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो दिल्ली सल्तनत इज अ हिस्ट्रोग्राफी, और दिल्ली सल्तनत इज अ एक्चुअली ग्रुप ऑफ 5 डायनेस्टीज रूलिंग बिटवीन इन द रीजन्स ऑफ दिल्ली बिटवीन 1200 टू 1500, है ना, समझे। आप मोटे मोटे तौर के ऊपर कह सकते हो कि 1200 से लेके 1500 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर दिल्ली के अलग अलग विस्तारों में नॉर्थ इंडिया के अंदर एक वंश बेसिकली, या 5 अलग अलग विस्तार या 5 डायनेस्टीज रूल करेगी। 300 साल के अंदर आपको ये टोटल पूरी कहानी मिलती है। सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो ऑलमोस्ट फॉर 320 ईयर्स, है ना, वी विल सी द दिल्ली सुल्तान्स विल बी रूलिंग ओवर दिल्ली इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, अब आपको यहां से मेन पता होना चाहिए कि इनके बारे में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। तो हम ये सोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ेंगे। जैसे हर एक डायनेस्टी के अंदर हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है या लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल है। आपको किताबों के नाम पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको ऑथर्स के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी थी, इनकी हिस्टोग्राफी के अंदर बेसिकली क्या क्या चर्चा है। दूसरी, इनके ऊपर बहुत एक डिबेट चलती है, और डिबेट के अंदर पहले यूपीएससी के अंदर
पर्सनालिटी सेंट्रिक बहुत सवाल आते थे। पर्सनालिटी सेंट्रिक का मतलब है कि गुलाम वंश ने कुतुबुद्दीन ऐबक में क्या कर दिया, या गुलाम वंश के अंदर आप देखोगे बलबन का आयरन एंड ब्लड पॉलिसी क्या हुआ करता था सर, है ना, समझे? वैसे सब आपको बहुत सारे सवाल आया करते थे। आज के पीरियड के अंदर इसके ऊपर एक डिबेट चलती है जिसे हम लोग कहते हैं द डिबेट ऑन हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी का मतलब है कि इतिहास लेखन के दौरान ये पांचों की पांचों वंश जो शासन कर रहे थे, द 5 डायनेस्टीज दैट वर रूलिंग, ये डायनेस्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता होना चाहिए कि इनके इर्द-गिर्द डिबेट क्या चलती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इस दृष्टिकोण से हमें इसकी डिबेट के अंदर पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीजें हुई थी सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये डिबेट हमें ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक से ही पता चलेगी सर, ओके। द पीरियड फ्रॉम 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी, अभी मैंने आपको बताया 1206 से 1526 तक, आप देखिए किताब में भी यही लिखा गया है, सॉ द अराइवल ऑफ इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस एंड इस्लामिक कल्चर इन इंडिया सर, ओके। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस आए, सूफी मूवमेंट की शुरुआत हुई, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या-क्या बदलाव हुए, आर्किटेक्चर में क्या-क्या बदलाव हुए, किस तरह के नए-नए मॉन्यूमेंट्स बनने की शुरुआत हुई सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इसको हिस्टोरियंस अलग-अलग तरह से देखते हैं सर, ओके। तो आगे की लाइन लिखते हैं कि हिस्टोरियंस हैव इंटरप्रिटेड दिस हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि देखने का नजरिया अलग-अलग है। कन्वेंशनली द रीजिम्स ऑफ द सल्तनत हैव बीन इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इंडिविजुअल सुल्तान। सामान्य तरह से आपको एक सवाल यहां से बहुत आता था कि कौन से सुल्तान ने क्या स्थापना की। जैसे मैं कहूंगा कि स्लेव्स के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट कौन से राजा ने बनाया, या आप देखने की कोशिश करोगे कि मंगोलों को कौन से राजा ने बचाया, या मंगोलों के आक्रमण से कौन से राजा ने बचाया, या मैं कहूंगा कि इनमें से कौन सा राजा था जो अपने आप को जिल्ले इलाही के रूप में पहचानता था, या कौन से राजा के समय पे मंगोलों का आक्रमण हुआ और फाइनली मंगोल दिल्ली में घुस गए। तो इस प्रकार के सवाल जो है इसे कहते हैं इंडिविजुअल सुल्तान्स का फेलियर और अचीवमेंट। इंडिविजुअल सुल्तान का फेलियर और अचीवमेंट होने का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत रूप में सुल्तान ने क्या अचीव किया, या व्यक्तिगत रूप के अंदर सुल्तान का कैसे अचीवमेंट नहीं रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। बट आज की तारीख के अंदर सर, है ना, जो नया इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा सर, ओके, वो नया इंटरप्रिटेशन बेसिकली आज के दौर के अंदर बड़ा सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, जहां हमको देखना पड़ता है मटेरियल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ है सर, ओके। मटेरियल एंड कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कौन से राजा ने स्थापत्य में योगदान दिया, या कौन से राजा ने कॉइन्स के अंदर डेवलपमेंट किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कौन से राजा के समय के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसके लिए क्योंकि हमें ये पता चलता है कि दिल्ली के सुल्तान के समय पे वी विल फाइंड कि एक सिस्टम देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं इक्ता सिस्टम सर, ओके। दिस इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट सिस्टम व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। हम जब दिल्ली सल्तनत के इतिहास को देखेंगे तो ये इक्ता सिस्टम के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से काफी बार आपको सवाल पूछे गए हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वी विल ट्राई टू सी दिस पार्ट, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे सर, ओके। तो हिस्ट्री आज के तारीख के अंदर इस पीरियड के अंदर अलग प्रकार से देखने को मिली है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और आज के तारीख में हमें क्लास रिलेशंस के अंदर भी देखने की आवश्यकता है। क्लास रिलेशंस का मतलब यह है कि राजा की अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार का संवाद रहा, राजा ने धार्मिक संस्थाओं के साथ किस प्रकार का संवाद किया, राजा की अपने मंत्रियों के साथ कैसा संवाद रहा, राजा अपने गुलामों के साथ किस प्रकार से बर्ताव करता रहा। तो देर आर मेनी थिंग्स विच आर कॉल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास रिलेशंस, ओके। क्लास रिलेशंस का मतलब यह है कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग समझेंगे तो हिस्टोग्राफिकल एनालिसिस के दृष्टिकोण से अलग अलग वर्गों के बीच में खास करके रूलिंग क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से उसका समझने की आवश्यकता है, उनको बैकग्राउंड में देखने की आवश्यकता है सर। खैर, तो इसको लेके बहुत डिबेट चलती है। ये डिबेट में ये भी चलता है द नेचर ऑफ द सल्तनत। द नेचर ऑफ द सल्तनत का मतलब है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द किंगशिप इन द दिल्ली सुल्तान्स, ओके। क्या राजा इंडिपेंडेंट था, या राजा किसी और से अपने पावर को डिराइव करता है। किंगशिप का मतलब ही ये होता है सर, ओके। वॉज द किंग इंडिपेंडेंट और द किंग वॉज डिराइविंग पावर फ्रॉम सम अदर इंस्टीट्यूशन और सम अदर बॉडीज। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ किंगशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब जब आप इतिहास को तरसोगे उसको तरासोगे तो आपको पता चलेगा कि किंगशिप के ऊपर हमेशा डिबेट रही है।
और ये डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से राजा कहीं बाह्य एक्सटर्नल सोर्सेस से अपने पावर को डिराइव करता है कि नहीं करता है, उसकी भी बातें आपको मिलेगी। जैसे कि मैं बताऊँ आपको एक्सटर्नल सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक है खलीफेट सिस्टम या कैलिफेट सिस्टम। ये खलीफा के थ्रू राजा अपने पावर को डिराइव करने की कोशिश करेगा, ऐसे हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है? तो देयर आर गुड नंबर ऑफ एविडेंसेस, देयर आर गुड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिसके थ्रू हमको ये पता चलता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो हम इस लेसन को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक तो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब है कि राजा के समय पे क्या-क्या इंस्टीट्यूशंस बने, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, कंडीशंस क्या हुआ करती थी। और दूसरा हम लोग क्रिटिकल एग्जामिन करेंगे। देखिए ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक खुद कह रही है कि हमें क्रिटिकल एग्जामिन करना चाहिए। ये बुक्स को नई तरह से डिफाइन किया गया है। नई तरह से डिफाइन करने का मतलब है कि इवन आज की तारीख में पब्लिकेशन हाउसेस का भी ये मानना है, और ये तो सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिश की गई बुक है, जिनका ये मानना है कि अब नई तरह से बच्चों को सिखाने की आवश्यकता आ गई है। देयर इज अ नीड फॉर अस टू टीच एंड अवेयर स्टूडेंट्स इन अ न्यू वे, इन अ न्यू सिस्टम, इन अ न्यू फॉर्मेट सर, ओके? तो all of these things can be attributed with respect to the study of दिल्ली सल्तनत। इनफैक्ट दिल्ली के सुल्तान्स को स्टडी करने से पहले हमको इनके सोर्सेस के बारे में भी देखने की आवश्यकता है, और हमें इनकी हिस्टोग्राफिकल एनालिसिस करने की भी आवश्यकता है सर, ठीक है ना, समझे? मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आपको ये लग रहा होगा कि मास्टर क्यों हमें ये सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है? तो मास्टर आपको सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप जो भी डायनेस्टी को देखेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? उसमें कुछ ना कुछ सोर्स आपको मिलेगा। अब जैसे गजनी के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि गजनी ने जब आक्रमण किया भारत में, तो उसके समय का एक कंटेम्पररी ऑथर था अल बरूनी। अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसे हम लोग कहते हैं किताब उल हिंद, और इन दिस किताब उल हिंद ही हैज रिटन अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री सर, है ना, समझे? सो ही टॉक्स अबाउट द इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन प्रैक्टिसेस, जो ये किताब अरबिक के अंदर लिखी गई थी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? पर धीरे-धीरे जैसे हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलता है कि और भी ऑथर्स दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में बताएंगे। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो हमें ये पता चलता है कि एक ऑथर थे जिनका नाम था मिन्हाज सिराज। क्या नाम था? मिन्हाज सिराज या मिन्हाज उज सिराज। इन्होंने तबक्का के हिसाब से, तबक्का मतलब स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से इस्लामिक वर्ल्ड की हिस्ट्री इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, जिसका नाम है तबाकत ए नसीरी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? तबाकत ए नसीरी में तबक्का वाइज, तबक्का मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे इस्लाम का एसेंडेंस हुआ, ओरिजिन हुआ, इस्लाम कौन से राजाओं ने फैलाया, किस तरह से इस्लाम अरेबियन पेनिनसुला से स्प्रेड होते होते दुनिया के और भी विस्तार के अंदर पॉपुलराइज किया गया, उन सब की बेसिकली उन्होंने चैप्टर्स लिखी है। उसमें मिनाज सिराज दिल्ली के सुल्तान के बारे में भी लिखेंगे, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करें रजिया के समय पे, या जो ट्रांजिशन हो रहा था इल्तुतमिश के समय पे, उसकी कहानी आपको मिलती है। वैसे ही मिन्हाज और सिराज ने जो किताब लिखी थी वो अरबिक के अंदर लिखी गई थी। वैसे ही एक और ऑथर आपको देखने को मिलते हैं जिनका नाम था हसन निजामी। ये हसन निजामी भी दिल्ली सल्तनत के समय पे ही लिखते हैं, और इनकी भी किताब बड़ी पॉपुलर हुई थी जो पर्शियन हिस्टोग्राफी के अंदर आपको मिलेगी सर, ओके? तो आप अगर न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो विद इन द न्यू एनसीईआरटी यू विल कम टू नो अबाउट द बुक कॉल्ड एज हसन निजामी। अब मैं आपको ये ऑथर्स का नाम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप जब भी दिल्ली सल्तनत खोलो, तो आपको हिस्टोग्राफी पता होनी चाहिए साहब। एंशिएंट इंडिया में जैसे कालिदास का नाम, उनकी ऑथर्स का बुक का नाम, मुद्र राक्षस किसने लिखा है ना? हर्षचरिता किसने लिखा है? कादंबरी किसने लिखा है सर, है ना? रत्नावली किसने लिखा है? प्रियदर्शी का किसने लिखा है? वैसे ही आपको यूपीएससी पीटी के अंदर बहुत नाम पूछता है ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑथर्स का हिस्ट्री का नाम पूछ देता है, तो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। एंड वी शुड नो देयर बैकग्राउंड, वी शुड नो देयर अंडरस्टैंडिंग। हमें इनके दौरान क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया था वो सब पूछा है। इनफैक्ट पीटी में भी पूछा है और मेंस में भी पूछा है सर, है ना, समझे? तो वेर यू विल सी द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इवन इन द प्रीलिम्स दे विल आस्क यू मैच द फॉलोइंग, है ना? ऑथर्स का नाम पूछ देगा कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है, उसमें क्या कंटेक्स्ट था। अल बिरूनी को आप देखिए 2022 के प्रीलिम्स में पूछ दिया गया है सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके? पूरा का पूरा पर्शियन हिस्टोग्राफी, ये फारसी किताबें जो है,
इसके ऊपर यूपीएससी ने मेंस के अंदर सवाल पूछ दिया था 2020 के अंदर, और कहा था कि पर्शियन हिस्टोग्राफी क्या मध्यकालीन युग का, मिडिवल इंडिया का एक स्पिरिट के रूप में उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है? क्या युगबोध के रूप में पर्शियन हिस्टोग्राफी को कंसीडर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो इस प्रकार के ओपिनियनेटेड सवाल आपको पूछे गए हैं। ये ओपिनियनेटेड सवाल मेरे हिसाब से आप ऐसे तो आंसर नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस यू हैव कमांड ओवर द सब्जेक्ट सर। खैर, तो मिन्हाज सिराज अल बिरूनी है, वैसे ही आपको ज़ियाउद्दीन बारनी, आमिर खुसरो, देन वी विल सी शम्स सिराज अफीफी, गुलाम यहया बिन अहमद सरहिंद या फरिश्ता जैसे ऑथर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई है सर। गेटिंग योर पॉइंट? ओके, तो मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा वैसे वैसे आपको बताऊंगा कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। जैसे एक किताब थी चाचनामा। चाचनामा आप देखिए कि सिंध के अंदर जो अरब इन्वेजन की जो बैकग्राउंड है उसकी जानकारी देता है। The book called as Chachnama gives us the detail about the Arab invasion of Sindh and how the Sindh entered, or the how the Arabs entered Sindh and how they were able to dominate over Sindh sir. Okay, तो हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, हमें बहुत सारे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है बेस्ड ऑन दी वी विल सी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक्स जो इस दौरान में लिखी गई थी सर, है ना, समझे? तो हमें पहले तो बुक्स का नाम पता होना चाहिए, ऑथर्स का नाम पता होना चाहिए, और दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सबसे पहली डायनेस्टी आती है दोस्तों, जो स्लेव डायनेस्टी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें पता चलनी चाहिए सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो आप समझने की कोशिश करिए, वी विल सी कि घुरिद डायनेस्टी के बाद ग्रेजुअली भारत में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई सर। ओके, ये स्लेव डायनेस्टी के अंदर धीरे 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 करके हमें ये जानकारी मिली कि अलग अलग राजा आपको मिलेंगे सर। ओके, इसमें कोई एक डायनेस्टी नहीं थी, इट वॉज नॉट होमोजीनियस, याद रखना। द रूलर्स बिलोंगिंग टू 5 डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ डायनेस्टीज, उसमें स्लेव डायनेस्टी भी थी, इसमें खलजी भी थी, इसमें तुगलक भी थी, इसमें सैयद भी थी, और इसमें लोधी भी हुआ करते थे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, मजे की बात यह है कि इन सबको तुर्किश डायनेस्टी के रूप में पहचानते हैं, या इनको तुर्को अफगान डायनेस्टी के रूप में भी देखा जाता है। तुर्को अफगान डायनेस्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें से कुछ कुछ राजा लोग थे वो तुर्किश ओरिजिन के थे, और इसके लिए तुर्किश रूल की शुरुआत आपका ये जो तमिलनाडु बोर्ड का जो चैप्टर है उसमें ही लिखा गया है, द एडवेंट ऑफ द टर्क्स इन इंडिया। सो इफ यू विल सी द चैप्टर नेम, और इफ यू स्टडी द नेम ऑफ द चैप्टर, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा गया है कि टर्क्स की आगमन कैसे हुई भारत के अंदर से सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, एंड वी विल सी कि भारत में अरब्स भी आए, टर्क्स भी आए, पर्शियंस भी आए, सेंट्रल एशियंस भी आए, ये सब अलग अलग पीरियड के अंदर आपको मिलेंगे सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो ये जो दिल्ली के सुल्तान हैं, इनको हिस्टोरिकल सेंस में तुर्को अफगान डायनेस्टी के साथ जोड़ते हैं। तुर्को अफगान इसके लिए क्योंकि ये तुर्किश ओरिजिन के भी लोग हैं, इनमें से कुछ कुछ अफगान सेंट्रिक ओरिजिन भी मिलेंगी। जैसे लोधी डायनेस्टी के बारे में बात करूंगा तो लोधी डायनेस्टी इज सीन एज एन अफगान ओरिजिन डायनेस्टी। लोधी वंश कैसा वंश है? ये अफगानी ओरिजिन का है। आप देखोगे तो स्लेव वंश या गुलाम वंश सबसे पहले निकल के आया, या वी विल सी कि खलजीस देखोगे वो सब तुर्किश ओरिजिन आपको मिलेंगे, है ना, समझे? गेटिंग पॉइंट? ओके, तो इस तरह से हमको ये कहानी पता होनी चाहिए कि ये कैसे निकल के आए। तो इसमें कोई तुर्किश ओरिजिन का व्यक्ति था, कोई वी विल सी कि मंगोल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को लिंक अप करेगा, अलग अलग विस्तार से आए हुए सर। खैर, तो हमें ओवरऑल ये दिल्ली के सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको अभी सोर्सेस के बारे में बताया, तो हमें ये सोर्सेस पहले क्लियर हो जाने चाहिए कि इनके सोर्सेस का क्या बैकग्राउंड रहा है, और ये सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक से अधिक प्रकार की डायनेस्टीज की जो हिस्ट्री है वो पढ़नी है सर। ओके, हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के साथ, क्योंकि हिस्ट्री स्लेव डायनेस्टी से ही जुड़ी हुई है सर। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब ये हिस्ट्री पढ़ाया तो मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो गोरी का गुलाम हुआ करता था, जो किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम हुआ करता था, वो ये डायनेस्टी की स्थापना करेगा सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, और बख्तियार खिलजी ईस्टर्न पार्ट के अंदर अपने शासन की शुरुआत करता है सर, है ना, समझे? तो इस तरह से ये स्लेव डायनेस्टी की ओरिजिन आपको यहाँ से मिलती है सर। ओके, अब ये स्लेव डायनेस्टी को एक दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, ये दूसरा नाम है, इसको कहते हैं ममलुक वंश सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? आप देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ममलुक डायनेस्टी। ममलुक का मतलब होता है मालिक या प्रॉपर्टी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे?
स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी के साथ भी या मामलुक डायनेस्टी के साथ भी जोड़ते हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये डायनेस्टी में वी विल सी कि टोटल 1206 से लेके 1290 तक इन्होंने शासन किया। और ये स्लेव डायनेस्टी में भी अलग अलग प्रकार के राजा अपने आप को जोड़ेंगे सर, है ना, समझे। अब ये क्यों था सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। अब थोड़ी बहुत इतिहास या बैकग्राउंड में आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देने की कोशिश करूंगा स्लेव डायनेस्टी के बारे में सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए कि ये अपने आप को सुल्तान कहेंगे, है ना, सुल्तान शासक के रूप में। सुल्तान अकेला शासन नहीं करता था। सुल्तान हमेशा अपनी एलिजेंस अपने बड़े राजा को देने की कोशिश करेगा। सामान्य रूप से ये दिल्ली के सुल्तान जो थे, ये अपनी एलिजेंस, अपनी लॉयल्टी वी विल सी कि एक व्यक्ति के साथ प्लीड करते थे जिसे हम लोग कहते थे खलीफा। ये खलीफा इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, जिनकी सीट ऑफ पावर अलग अलग जगह पे मिलेगी। सीट ऑफ पावर मतलब उनकी सत्ता का जो केंद्र है वो वेरी करता था फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि सम ऑफ द खलीफाज इन द अर्ली पीरियड, प्रॉफिट साहब के बाद वाले पीरियड में दमास्क से शासन करते थे। दमास्क या दमास्कस के रूप में हम पहचानते हैं, वो आज के सीरिया में आया हुआ है। उसके बाद खलीफेट का सेंटर बन गया बगदाद, है ना, समझे। तो वी विल सी कि बगदाद बिकेम द मेन सेंटर ऑफ खलीफा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खलीफा का एक और सेंटर निकल के आया आज के इराक के, सॉरी, इराक में तो बगदाद में आया। तीसरा बना आपका इजिप्ट के अंदर सर, ओके। और इजिप्ट के अंदर आपको एक और खलीफा का ओरिजिन मिलेगा। और मिडीवल वर्ल्ड में मतलब 15th सेंचुरी के ट्रांजिशन तक आते आते तुर्की या कॉन्स्टेंटिनोपोल जिसे हम लोग आज की तारीख में पहचानते हैं, ऑटोमन एम्पायर का सबसे मेन बेस था। वहां पे ये खलीफेट सिस्टम आपको मिलती है। और वहां से ही ऑटोमन टर्क्स जो पावर के ऊपर आए वो भी अपने आप को खलीफा कहेंगे। तो द टर्म खलीफा इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि द सुल्तान्स आर नॉट सोवरेन रूलर्स, दे आर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द खलीफा। दिल्ली सुल्तान्स के अंदर जो पहली डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है स्लेव डायनेस्टी, ये स्लेव डायनेस्टी मूलतः से वी विल सी कि घोरी के वंशजों के द्वारा शुरू की गई थी। और मैंने बताया कि घोरी के 4 वंश थे या 4 गुलाम हुआ करते थे। एक तो था यल्डूस, ये यल्डूस रूल करता था आज के अफगानिस्तान में। वी विल सी कि देयर वाज वन मोर गुलाम कॉल्ड एज कुबचा। ये कुबचा आप देखोगे आज के मुल्तान में रूल कर रहा था। इन्हीं के ही गुलाम में था कुतुबुद्दीन ऐबक सर, है ना, मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आज के नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा था। और तीसरा था आपका बख्तियार खिलजी, जिसने ईस्टर्न इंडिया में घोरी का जो साम्राज्य है वो फैलाया सर, ओके। ये सब के सब गुलाम अपने आप को प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट करेंगे। और इसी में से ही 1206 में ऐबक सत्ता के ऊपर आया। और उसने वी विल सी की स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की सर, है ना, समझे। क्यों? क्योंकि ये सबसे प्रोमिनेंट रूलर के रूप में बनेगा सर, ओके। अब ऐबक के बाद ये जो स्लेव डायनेस्टी है उसका इतिहास में हमें ये पता चलता है कि अलग अलग राजा सत्ता के ऊपर आएंगे अलग अलग पीरियड में सर, ठीक है। ये डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक शासन पे रहेगी। कितनी रहेगी? 1206 से लेके 1290 तक। इसमें प्रोमिनेंटली 4 राजा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक खुद देखने को मिलता है सर, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद देखने को मिलेगा। इसमें हमको देखने को मिलता है कि इसी का ही गुलाम अल्तुतमिश देखने को मिलता है। अल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसकी बेटी रजिया आपको देखने को मिलती है। और रजिया के बाद वी विल कम टू नो कि एक और राजा सबसे प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है जिसका नाम था उलुग खान या गयासुद्दीन बलबन के रूप में हम लोग इसको पहचानते हैं। ये स्लेव डायनेस्टी में 4 राजा हमारे लिए प्रोमिनेंट है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। ये मूल तो सबके सब गुलाम वंश के साथ ही जुड़े हुए थे। जैसे अल्तुतमिश की डॉटर हुआ करती थी रजिया सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। रजिया के बाद और भी राजा आए और उनमें से ही वी विल सी कि बलबन निकल के आया। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था अल्तुतमिश सर, है ना। और जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक भी घोरी का गुलाम हुआ करता था, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो आप देखिए कि इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि गुलामों में सत्ता ट्रांसफर हो रही है। इनफैक्ट बलबन भी स्लेव ही हुआ करता था अपने आगे वाले राजाओं के अंदर से सर, ठीक है। तो मैं आता हूं उसके ऊपर मैं बात करता हूं कि कहानी क्या है। ऐबक मूलतः से वी विल सी कि ममलुक सुल्तान के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा और कहेगा कि मैं गुलाम वंश हूं पर ममलुक सुल्तान के रूप में हूं। अल्तुतमिश भी गुलाम वंश से था पर वो अपने आप को इल्बारी ट्राइब से
या इलबारी टर्क्स के रूप में आइडेंटिफाई करता है। वो कहता है कि मैं इलबारी हूं, इलबारी वंश के साथ जुड़ा हुआ हूं। रजिया के बाद बलबन जब पावर के ऊपर आया तो बलबन भी कहता है कि मैं भी इलबारी हूं, पर मेरा इलबारी पुराने इलबारी से अलग है। तो जो वी विल सी कि अल्तुतमिश का वंश था उसको कहते हैं फर्स्ट इलबारी ट्राइब। बलबन की जो डायनेस्टी है इट इज कॉल्ड एज द सेकंड इलबारी ट्राइब सर। ओके, इलबारी वंश के साथ जोड़ेंगे। थे तो गुलाम ही, पर गुलाम की भी एक आइडेंटिटी होगी कि कहीं से मार्केट से परचेज किया होगा या किसी किसी के पास से युद्ध में से इनको लिया होगा, इनकी बहादुरी। तो इनको देखा जाता था कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आए थे। कोई सेंट्रल एशिया से आया है। ऐबक, और ऐबक के समय पे तो ये कहते हैं कि इसकी एंसेस्ट्री जो है वो इजिप्ट के साथ जुड़ी हुई थी। इजिप्ट से ये भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक गए थे, आज के उसको खरीदा गया सीरिया में, और सीरिया से ही केम टू इराक, और इराक ईरान में उसको खरीद के फिर घोरी जो है वो सेंट्रल एशिया लेके गया और वहां से ये भारत में आया। तो इसकी जो ओरिजिन है वो तो इराक में थी। ममलुक सुल्तान जो है, ये ममलुक डायनेस्टी जो है वो ईरान क्या कहते हैं इजिप्ट की डायनेस्टी थी, और इजिप्ट की डायनेस्टी के रूप में इसकी लिंकेजेस आपको मिलेगी। ये गुलाम बनते 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 वी विल सी की जनरेशन बाय जनरेशन आगे जाते जाते उसकी फाइनली है ना आसमान से टपके और खजूर पे लटके हुए भारत की तरफ ही आता है सर। ओके, तो ऐबक की अलग कहानी है। हमें इसकी स्टोरी, हमें इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए सर। खैर, तो ऐबक, ऐबक के बाद अल्तुतमिश, अल्तुतमिश के बाद रजिया, और रजिया के बाद बलबन सर। ठीक है, इनकी ओरिजिन याद रख दीजिएगा क्योंकि आपको यहां से सवाल जब आएगा तो ये चारों में से ही आने की शक्यता रहती है सर। ओके, इनमें आपको हसन निजामी, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके, ऑथर के रूप में देखने को मिलेंगे। और दूसरे ऑथर मैंने आपको बताया मिनहाज, मिनहाज उस सिराज, है ना, समझे। मिनहाज उस सिराज करके एक और ऑथर है, वो भी हमको इनके बारे में बताते हैं सर। ओके, तो वी नीड टू नो अबाउट टू बेसिकली आई वुड से आइडेंटिटीज एंड पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री, जिनके आधारित और जिनके बेसिस के ऊपर से हम चर्चा कर सकते हैं सर। ओके, तो पहले शुरू करते हैं, वी विल सी विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री, और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई सर। ठीक है, द स्लेव डायनेस्टी इज नोन एज द ममलुक डायनेस्टी, याद रखना सर। ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ममलुक डायनेस्टी इसके लिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो यहाँ से बिलोंग कर रहा था सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। मामलुक मीन्स प्रॉपर्टी, आपको यूपीएससी के अंदर पीटीएम में सवाल आ सकता है। इट इज ऑल्सो टर्म फॉर अ डेजिग्नेशन, अरेबिक डेजिग्नेशन ऑफ अ स्लेव सर। ओके, तो इसकी एक और मीनिंग है कि ये गुलामों के लिए शब्द यूज होता है। तो आपको पूछेगा कि ये मामलुक कौन था, या आपको पूछेगा कि दिल्ली के सुल्तान में से इनमें से कौन से सुल्तान मामलुक वंश के साथ जुड़े हुए थे। तो नाम है गुलाम और नाम है डायनेस्टी। मतलब आप देखिए ये एंटीथीसिस है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। गुलाम कभी राजा नहीं हो सकता है, कभी देखा है कि गुलाम राजा होता है सर। ओके, पर दिल्ली के सुल्तान में आपको गुलाम राजा के रूप में मिलेंगे सर। ठीक है ना, समझे। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसको समझना बड़ी आवश्यक है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गुलामी करते करते कोई व्यक्ति राजा कैसे बन गया सर। ओके, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इनको सामान्य गुलाम के रूप में मत देखिएगा, जो हम लोग नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि गुलाम होगा तो बेचारे को मजदूरी करवाई जाती होगी, है ना, खेत चलाने के लिए दे दिया जाता होगा, घर की साफ सफाई में रखा जाता होगा, है ना, सामान ढोने के लिए। नहीं भाई, ये वो गुलाम नहीं थे। ये गुलाम बड़े राजा के शक्तिशाली गवर्नर्स के रूप में काम करते थे, राजा के सेनापति के रूप में काम करते थे। हमको ये देखने को मिलेगा कि राजा को शासन चलाने में मदद करने वाले गुलाम थे सर। ठीक है, सो दिस वर वन सच क्लास ऑफ स्लेव पीपल who were helping the king to run the state and run the administration and every other thing with respect to the state and administrative politics. तो इसको हमको ये गुलामी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं देखना चाहिए। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो इसी स्लेव डायनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आया कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था खलजी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो मैंने बताया कि जो मोहम्मद घोरी था उसके बहुत सारे गुलाम अलग अलग विस्तार में रूल करते थे। यल्डुस खुद काबुल और गजनी वाले रीजन में रूल करने की शुरुआत करता है आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी सर। ठीक है, कबचा जो था वो मुल्तान के ऊपर रूल करने की शुरुआत करेगा सर। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले लाहौर में था और लाहौर से लेके दिल्ली वाले विस्तार में वो अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा।
एंड बख्तियार खिलजी जो है वो ईस्टर्न इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करता है और उसने आज के बिहार और बंगाल वाले विस्तार को डोमिनेट करते हुए उसने तिब्बत तक जाने की कोशिश की थी। खैर वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ही वॉज नॉट एबल टू गेट द सक्सेसफुल आउटकम। बट देन वी विल सी कि बख्तियार खिलजी के साथ हमको ये भी कहानी मिलेगी सर, है ना। इनफैक्ट बख्तियार खिलजी के बारे में आपकी बुक के अंदर ये चीज लिखी हुई है सर, ठीक है। Bakhtiyar Khilji is charged with destroying the glorious Buddhist University of Nalanda, who is said to have mistaken for a military camp, sir, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब उसको लग रहा था कि ये मिलिट्री कैंप था। खैर रियलिटी ये है कि विल सी कि उसने उसको तोड़ दिया। नालंदा में बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी बुक्स थी। इनफैक्ट नालंदा तब जला तो ऐसा कहते हैं कि 3 महीने तक उसके अंदर आग नहीं बुझी थी सर। फॉर 3 months वी विल सी नालंदा कंटिन्यू टू बर्न। इतनी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी आपको इसके अंदर की जो डिटेल्ड राइटिंग थी वो सब कुछ एक साथ खत्म हो गई सर, है ना। तो आप सोच सकते हो कि इसकी इम्पैक्ट क्या हुई होगी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया सर, ओके। तो जब जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री के सेंट्रिक बात करेंगे या इंडियन हिस्टोग्राफी के सेंट्रिक बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए सर, गेटिंग ओपन, ओके। क्योंकि नालंदा में बहुत सारे पिलग्रिम्स आए थे, बहुत सारे लोग बढ़ते थे। इनफैक्ट नालंदा में एक टाइम के ऊपर 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी फॉरेन से आके पढ़ा करते थे। पूरे साउथ ईस्ट एशिया से लेके वेस्ट एशिया से लेके सेंट्रल एशिया के विस्तार के लोग भी नालंदा में आके स्टडी किया करते थे। सो द पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू कम टू नालंदा, दे यूज्ड टू स्टडी ओवर नालंदा, दे यूज्ड टू गेट एजुकेटेड एट नालंदा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड बुद्धिज्म से लेके और भी चीजें उसके साथ पॉपुलर हुई थी। इनफैक्ट ये जो पाल डायनेस्टी थी ना, इनको द्वारा नालंदा को सबसे आखिर में इन्होंने उसको बनाने की कोशिश की। पाल डायनेस्टी के बाद तो देयर इज अ कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ नालंदा सर, है ना, समझे। क्योंकि पाल के बाद सेना जाए, सेना के ऊपर ये बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया। एक्चुअली बंगाल में उस पीरियड में राजा था लक्ष्मण सेन सर, ओके। और बख्तियार खिलजी जब बंगाल में पहुंचा तो लक्ष्मण सेन उठ के भाग चलता है। मतलब ऐसी कहानी आपको बताता हूँ 2 मिनट के अंदर कि बख्तियार खिलजी, मैंने बताया 1195 और 1200 के ट्रांजिशन के पीरियड में बंगाल की तरफ पहुंचा। तो बंगाल के राजाओं को उतना अंदेशा हो गया था कि ऊपर बिहार जल गया है, नॉर्थ इंडिया के ऊपर बाहरी आक्रांताओं की एंट्री हो चुकी है, फॉरेन इन्वेजन हैज टेकन प्लेस, आई हैव टू सिक्योर माय स्टेट एंड एरियाज एज वेल। अब राजा इसके लिए क्या करता, अगर सिक्योर करना है तो वो बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन कर देता, हो सकता है तो अपनी सेना को तैयार करता। पर राजा अगर पगला हो या राजा कमजोर हो तो क्या होगा, उसका परफेक्ट उदाहरण आपको लक्ष्मण सेन का दौरा मिलेगा। तो सेना डायनेस्टी जब रूल कर रही थी, लक्ष्मण सेन करके राजा था, उसको खत्म करने के लिए बख्तियार खिलजी ने प्लान किया, क्योंकि उसके पास सेना बड़ी थी नहीं। बख्तियार खिलजी डिड नॉट हैव अ बिगर आर्मी टू अटैक ओवर द स्टेट ऑफ बंगाल। तो उसने घुड़सवारी के रूप में या घोड़े बेचने के व्यापारी के रूप में उसने बंगाल के स्टेट के अंदर एंट्री की। तो उस टाइम पे लखनौती करके आपकी एक जगह हुआ करती थी जहां से ये लोग शासन करते थे। बंगाल का पुराना नाम भी लखनौती था। और ये जो सेना डायनेस्टी के जो राजा लोग थे उसमें लक्ष्मण सेन बैठा हुआ है। बख्तियार खिलजी घोड़े के व्यापारी बन के गया। ही वेंट एज अ ट्रेडर ऑफ बिजनेसमैन ऑफ अ हॉर्स, है ना, कि भाई मैं घोड़े बेचने आया। उसने आके कोर्ट में पहले ये कहा राजा के दरबार में कि राजा मेरे को परमिट दो, मेरे को परमिशन दो, आई वांट टू सेल हॉर्सेस ओवर हियर, है ना, समझे। और फिर उसने बाद उसने वहां पे क्या अफरा तफरी मचाई, तो 10 लोगों ने मिलकर बंगाल में क्रांति कर दी। लक्ष्मण सेन जो बंगाल का राजा था उसको ये लगा कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह हो गया और क्रांति हो गई, वो तात्कालिक रूप में भाग गया। मतलब ही शुड हैव कॉट दिस इन्वेडर्स। 10 15 50 लोग आए थे, उनको पकड़ के धुलाई कर देता तो कोई हिम्मत नहीं करता तुम्हारे स्टेट के ऊपर आने के लिए। बख्तियार खिलजी ने छल कपट किया या काइंड ऑफ आप देखोगे तो मैनिपुलेट किया। और मैनिपुलेट करने के बाद वी विल कम टू नो कि इसको क्या कहते हैं, वी विल कम टू नो कि लक्ष्मण सेन को भगा दिया गया और उसने बंगाल के ऊपर स्थापना की। तब उसने विक्रमशिला को भी जलाया। इनफैक्ट नालंदा के सिवाय एक और जगह थी आपकी, थी विक्रमशिला सर, ठीक है। पाल डायनेस्टी के द्वारा महाविहार चलते थे, महाविहार सर, ओके। महाविहार वर एक्चुअली द 5 वी कैन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो पाल डायनेस्टी चलाती थी। नालंदा तो पहले से था, क्योंकि नालंदा तो गुप्ता पीरियड से एस्टेब्लिश है, कुमारगुप्त करके एक राजा के द्वारा एस्टेब्लिश किया था। बट देन वी विल सी कि ये महाविहारों के अंदर नालंदा तक नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी, सोमपुरी एंड जगदल्ला, ये 5 जगहें आती थी, उनको धीरे 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 करके तोड़ दिया गया सर, ठीक है। बख्तियार खिलजी बेसिकली नॉर्थ के अंदर या ईस्टर्न पार्ट में रहा और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी नई स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करेगा।
1206 के बाद वेयर वी विल सी कि घोरी के मृत्यु के बाद अपनी कहानी चलाता है सर। गेटिंग ओपन, ओके। सो आफ्टर द डेथ ऑफ घोरी देयर वर मेनी कंटेंडर्स फॉर पावर। मैंने आपको बताया कि घोरी के मृत्यु के बाद बहुत सारे कंटेंडर्स थे। कौन से कंटेंडर्स थे? तो जस्ट सेकेंड वी हैड डिस्कस्ड कि भाई ये सब कंटेंडर्स आपको मिलेंगे। इसमें यल्डूस भी मिलेगा, इसमें कुब्चा भी मिलेगा, इसमें ऐबक खुद भी था और बख्तियार खिलजी भी था। बट इसमें ऐबक ने एड़ा बन के पेड़ा खा लिया सर, ठीक है ना, समझे? तो ऐबक प्लेड इट वेरी स्मार्ट सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। हु असेंडेड द थ्रोन इन दिल्ली व्हेन हिज फादर इज लो यिल्डूस रिमेनिंग अ थ्रेट टू हिम फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, ओके ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो मैंने बताया कि उसके ही दुश्मन और उसी के ही फादर इन लॉ, मतलब उसी के ही वी विल सी कि ससुर जी थे यल्डूस, जो उसके सामने थ्रेट के रूप में आपको यहां से देखने को मिलेंगे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। और इस दृष्टिकोण से वी विल सी कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे भी करके कंसोलिडेट करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के सिवाय अल्तुतमिश और बलबन ये डायनेस्टी से सबसे प्रोमिनेंट राजा है। इसमें आप अल्तुतमिश के बाद रजिया का भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि रजिया एक ऐसी रूलर के रूप में आपको देखने को मिलेगी जो दिल्ली सल्तनत की वन एंड ओनली वुमेन रूलर के रूप में आपको मिलती है सर, ठीक है ना, समझे? वन एंड ओनली वुमेन रूलर का मतलब क्या है सर, है ना, समझे? हम लोग पढ़ेंगे रजिया को नेक्स्ट क्लास के अंदर, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग हर पॉलिसीज एंड implications with respect to India and how Razia was able to consolidate her power in the नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ये स्लेव डायनेस्टी को ममलुक वंश भी कहते हैं। मैंने आपको बताया ममलुक का मतलब ये होता है मालिक या प्रॉपर्टी, या स्लेव भी कहते हैं सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। अब सवाल ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, और इसको लेके आपको सवाल क्या आएगा सर, है ना, समझे? तो लेट अस कम टू द इंडिविजुअल सेंट्रिक हिस्ट्री। इंडिविजुअल सेंट्रिक हिस्ट्री इसके लिए क्योंकि आपको जो भी यूपीएससी पीटी में सवाल आए हैं उसमें गुलामों की डायनेस्टी के बहुत सारे सवाल आए हैं सर, ठीक है ना, समझे? कि इंडिविजुअल सुल्तान ने क्या काम किया सर, है ना, समझे? उसने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं सर, ठीक है? इसके समय पे किस तरह से एम्पायर को कंसोलिडेट किया गया है, पॉलिटिकली, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली क्या क्या बदलाव हुए हैं, इन सब के ऊपर से आपको सवाल पूछा जाता है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो हम पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं कि ये भाई साहब 1206 से लेके 1210 के बीच में कैसे शासन की शुरुआत करेंगे, और शासन की शुरुआत के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर से क्या सवाल बन सकते हैं या क्या बने हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। आज के क्लास में हम लोग पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू द पीवाईक्यूज इन प्रेजेंट डे इन द प्रेजेंट क्लास, बट मोस्ट प्रोबब्ली जब नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा या इसके बाद वाला, एक बार दिल्ली के सुल्तनत को खत्म करते हैं या स्लेव डायनेस्टी को खत्म करेंगे, उसके बाद मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, क्योंकि पीवाईक्यू से सवाल बहुत सारे, ढेर सारे आपको यहाँ पूछे गए हैं सर, ओके। अब आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहानी किस तरह से चलती है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग टू द ममलुक डायनेस्टी, या इसकी जो फैमिली है ये ममलुक हुआ करती थी। ये मामलुक मूलतः से इजिप्ट में रूल किया करते थे, और इसके भी फोर फादर्स ऐसा कहते हैं कि इजिप्ट से ही बिलोंग करते थे। ये गुलाम के रूप में इसको एक हाथ से दूसरे हाथ में बेचा गया है, मतलब है ना, मैंने बताया कि स्लेवरी वाज अ लीगल इंस्टीट्यूशन इन द एंशिएंट एंड मिडिवल वर्ल्ड। आप देखिए प्राचीन भारत में गुलामी प्रथा और मध्यकालीन भारत में या इवन आधुनिक काल तक गुलामी प्रथा आपको देखने को मिलेगी सर, ओके। एंशिएंट इंडिया में धर्मशास्त्र देख लीजिए या चाणक्य की अर्थशास्त्र देख लीजिए, उन सब के ऊपर आपको स्लेवरी सेंट्रिक सवाल भी आया है। इनफैक्ट आप यूपीएससी की प्रीलिम्स का पेपर देखोगे ना, पीवाईक्यू, तो 2022 में, यस, इन 2022 प्रीलिम्स यूपीएससी हैड ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन स्लेवरी सिस्टम। यूपीएससी ने स्लेवरी सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी एक सवाल पूछा था कि अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र के हिसाब से स्लेवरी किस तरह से डिजिग्नेट की जा सकती है, वुमेन स्लेव की कहानी क्या है। तो स्लेव्स वर ऑलरेडी यूज्ड, है ना, तो मैंने बताया कि मिडिवल वर्ल्ड में भी स्लेवरी सिस्टम जायज थी, मतलब इट वाज अलाउड। और इसी के कंटिन्यूएशन या इसी के बेस के ऊपर से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो मूल इजिप्ट से बिलोंग करता था, उसकी फैमिली, वो घूमते 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 इराक गया, और इराक से ईरान, और वहां से गोरी ने उसको खरीद लिया सर, गेटिंग ओपन, ओके। अब आप देखिए कि इसको बचपन से ही ट्रेनिंग मिल गई थी। ही ऑलरेडी गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम द सुल्तान, और मोहम्मद घोरी डिड नॉट हैड एनी सन्स, उसका कोई संतान नहीं था।
तो मोहम्मद घोरी को पता था कि मुझे अपने गुलामों के द्वारा ही मेरा शासन चलाना पड़ेगा। नॉर्मली हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे पीरियड में स्लेव्स वर्सेस सन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, क्योंकि राजा कभी-कभी अपने ही खून की जगह, मतलब अपने ही बायोलॉजिकल सक्सेसर की जगह स्लेव्स को ज़्यादा प्राधान्य देगा। दिल्ली के सुल्तान्स के अंदर भी हमें ये देखने को मिलता है कि स्लेव्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस थी कंपेयर्ड टू द सन्स ऑफ द किंग, क्योंकि राजा को अपने छोकरों के ऊपर भरोसा नहीं था। The kings did not trusted their own sons, क्योंकि the kings used to feel that my son might not be working well, my son will not know how to run the administration, my son might decline the administration, कि भाई मेरे जाने के बाद मेरा ही लड़का मेरा साम्राज्य ध्वस्त ना कर दे। इससे अच्छा मैं कोई ऐसे गुलाम को बचपन से तैयार करता हूं जो गुलाम मेरे लिए मेरा काम अच्छा करके दे सर। ओके, और भविष्य के अंदर मेरा जो साम्राज्य है उसको बचाए रखे और मेरे साम्राज्य को चलाने में भी मेरे हेल्प करे सर। ठीक है ना, समझे? तो आप समझने की कोशिश करिए, व्हेन वी ट्राई टू सी द स्लेवरी सिस्टम और व्हेन वी ट्राई टू सी द होल हिस्ट्री ऑफ द स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया, हमें ये चीज तो समझ में आ रही है कि गुलामों को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता था सर। ठीक है, और गुलामों को अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता था। तो इसी कंटिन्यूएशन के अंदर से वी विल कम टू नो अबाउट ऐबक सर, है ना, समझे? तो हमें ऐबक के बारे में जानकारी मिली। अब थोड़ा बहुत आगे देखते हैं कि ऐबक के साथ क्या हुआ सर। ठीक है, तो घोरी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई हिज एबिलिटी टू ग्रास्प थिंग्स अराउंड सर। ओके, क्योंकि बचपन से उसको ट्रेनिंग मिल गई थी, मिलिट्री ट्रेनिंग मिली थी, रिलीजियस ट्रेनिंग मिली थी, एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग मिली थी सर, है ना। तो घोरी उसको अच्छा खासा तैयार करता है कि भाई कैसे चलाना है सर, है ना, स्टेट को कैसे चलाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है सर। ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, सो बिकॉज गोरी हैड ट्रस्टेड हिम and Gori had trained him in a very significant way, so he was able to establish his hold in northern part of the country over a period of time when Gori invaded sir। ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके, बख्तियार खिलजी जो इसका है एक और सेनापति था जिसने बिहार और बंगाल के ऊपर एस्टेब्लिश किया अपने आप को, और बख्तियार खिलजी भी वी विल सी कि अपने आप को स्थापित करेगा। ऐबक ने 1206 से लेके 1210 तक शासन किया, और 1210 में हमें देखने को मिलता है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के थ्रू ऐबक की मृत्यु हो गई। इनफैक्ट ऐबक एक ऐसे शासक के रूप में निकल के आया जिसने 4 साल शासन किया। ये 4 साल के अंदर कोई बड़ा पॉलिटिकली या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी कि कोई बड़ा अचीवमेंट आपको नहीं मिलता है सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, एंड वी विल सी कि 1210 तक आते आते चौगान खेलते खेलते इसकी मृत्यु हो गई। चौगान मतलब घोड़े के ऊपर से गिर जाता है, और घोड़े के ऊपर गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई सर, है ना, समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सीन एज अ पर्सन जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए हिस्टोरिकल सेंस में ये देखा जाता है और इसको कहा जाता है, वेयर वी विल कम टू नो, वी विल सी कि ऐबक दिल्ली के सुल्तानत को एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी के रूप में एस्टेब्लिश तो करेगा, बट वो खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐबक रूल कर रहा था 1206 से लेकर 1210 तक। अब 4 साल में तो उसने अभी कंसोलिडेट ही करना शुरू किया था, उतने में उसकी मृत्यु हो गई। तो ऑब्वियस था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुड नॉट अचीव मच थिंग्स। उसको जितनी चीजें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। और इन सब परिस्थितियों में वाइल प्लेइंग पोलो, है ना, क्या पोलो खेलते समय भाई साहब, या पोलो को क्या कहते हैं, चौगान कहते थे उस पीरियड के अंदर। ये चौगान खेलते खेलते घोड़े के ऊपर गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद इसी का गुलाम, इसी का जमाई भी था, सन इन लॉ भी हुआ करता था बाय द वे सर। ठीक है, इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी मैं बताता हूँ आपको कि ये जो गुलाम हुआ करते थे ना, राजा के बड़े प्रिय हुआ करते थे। इतने प्रिय हुआ करते थे कि बहुत बार राजा लोग ये गुलामों के साथ अपनी बेटी का ब्याह भी करवा देते थे। सुन लीजिए मेरी बात, ये गुलाम राजा के इतने प्रिय हुआ करते थे, इतने प्रिय हुआ करते थे कि many a times the kings used to make sure that they will marry of their daughters to the slaves। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी ये हुआ था। इवन वी विल सी कि घोरी का जो गुलाम था यल्डूस, यल्डूस की बेटी की शादी भी कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुई थी। मतलब एक गुलाम ने अपनी बेटी की शादी दूसरे गुलाम से करवाई।
या एक राजा ने अपनी बेटी की शादी दूसरे गुलाम से करवाई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, आगे की क्लासेस में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बलबन के समय पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ये हुआ कि ये चौगान खेलते खेलते मर गया। अब चौगान खेलते खेलते गिरा और मर गया, तो उसके बाद वी विल सी कि अल्तुतमिश का नंबर लगने की शुरुआत होगी। इनफैक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक का एक लड़का भी हुआ करता था आराम बख्श या आराम शाह के रूप में, तो इसका बेटा था आराम बख्श या आराम शाह। ये आराम शाह कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा, मैं थोड़ी अपने जमाई को या माय डियर जीजाजी को सत्ता में आने दूंगा सर। गेटिंग ओपन, ओके। तो हुआ क्या कि इन 1210 व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक पास्ड अवे and in 1210 when Iltutmish was supposed to come to power, we will see कि there arose a rebellion और resistance। rebellion या resistance इसके लिए क्योंकि एक प्रकार का विद्रोह जैसी हालत होगी। विद्रोह क्यों हुआ था, तो उसके पीछे का कारण ये था कि इल्तुतमिश को पहले दिन नहीं स्वीकारा गया बाय द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने बताया था कि दिल्ली के सल्तनत के अंदर ये चीज बड़ी कॉमन है, वो है द स्लेव्स वर्सेस सन की कॉन्फ्लिक्ट, कि कौन बड़ा, राजा के बाद कौन बड़ा, क्या राजा का बेटा बड़ा या राजा का गुलाम बना सर। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो यहाँ हमको आराम बख्श देखने को मिल रहा है, या आराम बख्श के सामने हमें अल्तुतमिश देखने को मिला। अल्तुतमिश कहता है कि मैं बड़ा, है ना, तुम्हारे फादर मेरे ससुर लगते हैं, मैं उनका गुलाम हूं और मैं अच्छी तरह से शासन करना चाहता हूं। छोकरा कहता है कि नहीं, मेरे फादर मुझे सत्ता देके गए थे और मुझे सत्ता देके गए थे, तो माय डियर जीजाजी मैं आपको सत्ता नहीं दूंगा। अल्तुतमिश बेसिकली आराम बख्श की बहन के साथ शादी करता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ शादी करता है। समझ में आ गया कि नहीं आया सर? ओके, फैमिली ट्री आपको समझ में आया ना सर? गेटिंग पॉइंट, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डॉटर थी, उसकी डॉटर ने शादी की थी किसके साथ? वी विल सी कि उसने शादी की थी अल्तुतमिश के साथ। अल्तुतमिश कौन था? तो ही वॉज ऑल्सो द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सन हुआ करता था आरम बख्श, वो कह रहा है कि मैं सत्ता ना दूं सर, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन थे सर, है ना? गेटिंग ओपन, तो शी वॉज द सिस्टर एंड ही वॉज द ब्रदर। तो इसको लग रहा था कि मैं अपने जीजाजी को पावर क्यों दूं, क्योंकि जब मेरे फादर ने मुझे सत्ता दी है, माय फादर हैज गिवन पावर टू मी, देन व्हाई शुड आई शेयर द पावर टू माय जीजाजी। अल्तुतमिश और ये तो कि दोनों, आप देखिए तो ये बहनोई वाला है ना, जीजाजी साले और बहनोई के संबंध कैसे होते हैं आपको भी पता है सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट, ओके। तो साले साहब और बहनोई साहब के बीच में तो यहाँ वील सी की एक प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। आरंभक सत्ता के ऊपर आने के लिए हवातियां मार रहे हैं, मतलब हाथ पैर मार रहे हैं अपने हिसाब से। वी विल फाइंड की प्रयत्न कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है। एक्चुअली लॉबिंग इसके लिए कर रहा था, उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करिए सर। गेटिंग पॉइंट, ओके। दिल्ली के सल्तनत के अंदर जो सुल्तान था, ये सुल्तान के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी, जिसे हम लोग कहते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब है एरिस्टोक्रेसी के लोग, ऐसे लोग जो वी विल सी की पावर के अंदर मिनिस्टर्स के रूप में काम कर रहे थे, या राजा को सत्ता डिराइव करने में बहुत हेल्प करते थे। एरिस्टोक्रेसी एक ऐसा वर्ग था इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वी विल सी की हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको नोबिलिटी के रूप में भी हम लोग पहचानते हैं। ये वर्ग कंटिन्यूअसली राजा को इन्फ्लुएंस करता रहता था, सुल्तान को इन्फ्लुएंस करता रहता था, और यही लोग डिसाइड करते थे कि सुल्तान कौन बने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई, व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक पास्ड अवे, वी विल सी वन क्लास ऑफ एरिस्टोक्रेसी वाज इन फेवर ऑफ आरम बख्श, या आरम शाह भी कहते थे, है ना उसको। एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि आरम बख्श या आराम शाह पावर के ऊपर आए। पर यही एरिस्टोक्रेसी का एक और वर्ग भी था, जिनका मानना था कि अल्तुतमिश सत्ता के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अल्तुतमिश लायक व्यक्ति भी है। अल्तुतमिश की जो आचरण है, या उसकी जो वर्किंग स्टाइल है, या उसकी कामकाज करने की जो शैली है, वो दिल्ली सल्तनत को स्टेबिलिटी दे सकती है सर। गेटिंग पॉइंट, ओके। तो आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, देयर अराइज द कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुई? क्योंकि इनिशियल सेंस में जो नोबिलिटी के लोग थे, जो मंत्री लोग हुआ करते थे, जो राजा को मदद कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, वो सब के सब किंग मेकर के रूप में निकल के आए। समझ में आया कि नहीं आया? किंग मेकर का मतलब ये है कि ये लोग थे, डिसाइड करते थे कि किसको राजा बनाना है। किंग ऑफ, ये किंग मेकर्स के रूप में थे। ये वो लोग थे जो एक तरह से, अगर आप समझने की कोशिश करिए हिस्ट्रिकल सेंस के अंदर, हमको ये पता चल रहा है कि रोल प्ले कर रहे हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने कहा कि आरम बख्श को राजा बनाएंगे। ही वॉज द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक,
and being the son of Qutb Aibak, there is every possibility we will find कि they will make sure कि उसको इन्फ्लुएंस करवाते हुए चलाएंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। दूसरे थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जमाई या उनके गुलाम इल्तुतमिश के फेवर में थे, और इनका ये मानना था कि इट शुड बी इल्तुतमिश हु शुड बी कमिंग टू पावर, है ना, ये इल्तुतमिश है जो सत्ता के ऊपर आना चाहिए, ना कि कोई और। इनिशियली आरंभक सत्ता के ऊपर भी आ गया एंड ही वॉज प्लेस्ड द पावर बाय द नोबिलिटी। नोबिलिटी की मदद से वी विल फाइंड कि ये पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करती थी, इन्होंने वी विल सी कि आरंभक्स को सत्ता में बिठाया। पर आरंभक्स की हरकतें ठीक नहीं थी। हरकतें ठीक क्यों नहीं थी? क्योंकि आप देखिए कि आप यंग एज के ऊपर सुल्तान बने हो, आपके जो फादर है वो वी विल सी कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करें, बड़ा पावर और बड़ा इन्फ्लुएंस यील्ड करते थे, और आपको सत्ता के ऊपर बिठाया गया है पर आपको शासन चलाना आता नहीं है। यू हैव बीन प्लेस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन but you do not know how to run the state, you do not know how to yield considerable influence, you do not know how to manage out affairs। तो आप क्या करोगे? तो आप बड़ी डिबॉचरी लाइफस्टाइल जीते थे। आपकी पूरी की पूरी जो पावर है वो सत्ता के नशे में आप अपने गोल से डाइवर्ट हो चुके हो, और अपने गोल से डाइवर्ट हो चुके हो तो देयर इज ऑब्वियसली कि इसके कारण स्टेट यानी कि जो राज्य है ये बड़ा नुकसान में है, और स्टेट के अंदर बैठे हुए कुछ लोग इससे बड़े दुखी होके चल रहे थे कि ये हो क्या रहा है हमारे स्टेट के अंदर, व्हाट इज हैपनिंग इन अवर स्टेट दैट अवर किंग इज नॉट एबल टू रन द शो। हमारे राजा जिस तरह से चाहिए उस तरह से शासन नहीं चला पा रहे हैं। तो नोबिलिटी, जिसे मैंने किंग मेकर्स के रूप में कहा, जिसे मैंने एरिस्टोक्रेसी के रूप में कहा, जिसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रखता था, इसने डिसाइड किया कि आरंभक्स की सत्ता पलटा देते हैं और उसकी जगह अल्तुतमिश को बिठाएंगे। अब लोग ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे कि अल्तुतमिश सत्ता के ऊपर आ जाएगा और उसको मान लिया जाएगा कि वाह 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 वाह। अल्तुतमिश का सत्ता के ऊपर आना काफी लोगों को नाराज घूम रहा था। मेनी पीपल वर देयर, दे वर नॉट लाइकिंग कि हाउ कम अल्तुतमिश शुड कम टू पावर। He is not the legal successor, neither he is the biological successor. Just because he was the I would say the most loved slave of Qutbuddin Aibak or most trusted one, या we will see कि the son in law, तो उसके लिए उसको थोड़ी रख सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से एक संघर्ष हुआ। ये संघर्ष में जैसे तैसे करके अल्तुतमिश ने सत्ता कब्जा की और 1211 तक आते आते अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, और उसने इतने रिफॉर्म्स किए, इतने रिफॉर्म्स किए, तो दिल्ली के सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्तुतमिश को कहा गया द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्या कहा गया? द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत सर, है ना, समझे? मैं आऊंगा इसके ऊपर कि व्हाई अल्तुतमिश इज कॉल्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। आप देखिए दिल्ली के सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से या दिल्ली के सुल्तान्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं, तो इट इज नॉट कुतुबुद्दीन ऐबक हु इज कॉल्ड एज द रियल फाउंडर सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इट इज नॉट कुतुबुद्दीन ऐबक, it is the Altutmish who is called as the real founder of दिल्ली सल्तनत। इनफैक्ट अल्तुतमिश अपने आप को ममलुक वंश के साथ नहीं जोड़ता है, क्योंकि वो तो अलग डायनेस्टी से था, गुलाम था नो डाउट, पर उसका बैकग्राउंड अलग था। तो वो कहता है कि मैं तो इल्बारी वंश से हूँ, मैं तो तुर्किश ओरिजिन का व्यक्ति हूँ, मैं इजिप्शियन या ममलुक वंश से नहीं बिलोंग करता हूँ, और मैं इल्बारी हूँ, इल्बारी। इसके लिए अल्तुतमिश अलग तरह से अपना कंट्रीब्यूट करेगा, ये अपने आप को अलग तरह से आइडेंटिफाई कराता है। और इस तरह से 1211 के बाद अगले कुछ 15-20 सालों तक अल्तुतमिश का दौर चला। ये अल्तुतमिश अल्टीमेटली इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं, उसके पीछे के बहुत सारे कारण थे। इसने इस दौर में दिल्ली सुल्तान्स को कंसोलिडेट करने में हेल्प की है। इसने दिल्ली के सुल्तान्स को एक ऐसे नाजुक दौर से बचाया है, जहां अगर आप समझने की कोशिश करिए कि वो नया-नया था और लग रहा था कि दिल्ली सल्तनत पूरा टिक ही नहीं पाएगा सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो अल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट अल्तुतमिश इज डूइंग एज ए रूलर। बट अल्तुतमिश के द्वारा बहुत सारी एक्सटर्नल थ्रेट को भी नादराज किया गया, मतलब उससे दिल्ली के सुल्तान्स को बचाया गया। दूसरे उसने इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए बहुत सारे, और इस तरह से उसने दिल्ली के सुल्तान को कंसोलिडेट किया।
और एक ऐसी कंसोलिडेशन की पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके थ्रू हमें ये देखने को मिलता है कि वॉज एबल टू डोमिनेट आउट एंड एस्टेब्लिश अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस उसको इतिहासकार इतिहास बेसिकली दिल्ली के सल्तनत के अंदर रियल फाउंडर के रूप में पहचानते हैं। ये रियल फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने भारत को मंगोलों से बचाया। मंगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको चंगेज खान की कहानी पता होगी, तो चंगेज खान ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो उस दौरान ये अपनी डिप्लोमेसी का खेल खेलते हुए वी विल सी कि जलालुद्दीन मकबरानी को भारत में इन्वॉल्व नहीं कराएगा, मैं पढ़ाऊँगा आगे क्लास के अंदर। इसने उस पीरियड में जो अदर किंगडम्स हुआ करते थे, जैसे यल्डूस एंड वी विल सी कि कब्जा की बात करेंगे, उससे भारत को छुटकारा दिलाया। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो राजपूत डायनेस्टीज हुआ करती थी, जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा या उनके बाद वाले पीरियड के अंदर निकल के आई थी, उनको ये अपने कंसोलिडेशन में लेगा। वी विल ऑल्सो फाइंड कि उसने खलीफा के थ्रू अपने आप को लेजिटिमाइज करवाया। खलीफा के थ्रू लेजिटिमाइज करवाने का मतलब यह है कि उसने कहा कि मैं खुद अकेला शासन नहीं कर रहा हूं, ये मेरा शासन है ही नहीं, इट इज नॉट माई रूल, आई एम रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ खलीफा, आई गॉट एन लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर्स, ओके। और इंटरनल रिफॉर्म्स में पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करना, इक्ता सिस्टम की शुरुआत करना, इकोनॉमी के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि कॉइन्स इशू करवाना, ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप करवाना, साइमल्टेनियसली वी विल सी कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, एंड ऑल्सो सोशियो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि भारत के अंदर सूफी संतों की एंट्री होना। दिल्ली के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन है वो भी इसी के समय पे रखी गई, और भी बहुत सारी चीजें हमको डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। इनफैक्ट इसको हिस्ट्री के अंदर लाख बख्श के रूप में पहचानते हैं, और ऐसा कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा राजा के रूप में आपको निकल के आया जिसने अपनी बेटी रजिया को सत्ता दी सर, ठीक है ना, समझे। ये इतना रिवॉल्यूशनरी था, ये इतना रिवॉल्यूशनरी था कि ही ट्रेन्ड हिज डॉटर इन सच अ वे कि इसकी मृत्यु के बाद इसकी बेटी रजिया पहली बार सत्ता के ऊपर एक वुमेन रूलर के रूप में, जो उस दौर में कभी भी कोई सोच नहीं सकता। तो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे आगे कि कैसे 1211 से लेके 1236 तक ये शासन करता है, और किस तरह से उसने आरम शाह द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक उसको सत्ता से पलटाया, और पलटाने के बाद ग्रेजुअली उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। ये जो पूरी कहानी है इल्तुतमिश की, उसको आगे देखेंगे और दिल्ली सल्तनत को आगे चलाएंगे सर, है ना, समझे। तो होपफुली आप रनिंग नोट्स बना रहे होंगे। ये मैं रनिंग नोट्स आपके लिए ही छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये सब नोट्स को पढ़िए, उसको अच्छी तरह से कंसोलिडेट करिए, आपको बड़ा लाभ होगा इन द लॉन्ग रन सर, ओके। तो मेरा इंटेंशन ये है कि तमिलनाडु बोर्ड की ये बुक को मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कराऊँ, और आपको ऐसा रॉक सॉलिड फाउंडेशन दूँ कि इवन आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो भी आपको एटलीस्ट एक बेस मिल जाए। बाकी तो क्या है कि यूपीएससी बड़ा, मैं कहूँगा कि वास्ट सिलेबस कवर करवाता है, और आपको ऐसे-ऐसे सवाल पूछ रहा है आज की तारीख में, जो सामान्य रेफरेंस बुक्स में से थोड़े आंसर नहीं हो पा रहे हैं सर, ओके। और इसके लिए अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, हिस्ट्री को लेके इधर-उधर की बुक्स की तरफ ना भटकना हो, तो ज़रूर से जुड़िए ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन इंडिया, दैट इज अनअकैडमी प्लस, जहां मैं और मेरे फेलो एजुकेटर्स लाइव क्लासेस लेते हैं और आपकी यूपीएससी की जर्नी को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हेल्प करेंगे। तो आप ये कोड को यूज करना जरूर से, PN लाइव, ये कोड का उपयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट गेन कर सकते हो। 50% ऑफर चल रही है सर, है ना। दिस इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड, आई गेस दिस इज ओनली टिल 25th of August, to make the maximum out of it, and I'll see you in the next session. Till then, keep studying. Wishing you all the best. Thank you very much. Let's crack it. Jai Hind.